गुड मॉर्निंग आस्पिरेंट। मैं आशा करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। बीपीएससी की मोस्ट अवेटेड वैकेंसी सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी की नोटिफिकेशन आ चुकी है। तो आज हम इसके बारे में पूरी डिटेल को समझेंगे कि कितने पदों के लिए यह वैकेंसी आई है, इसकी योग्यता क्या है, सिलेबस क्या है और इसमें और भी क्या चीज़ें लगने वाली है फॉर्म फिलअप करने के दौरान। इन सारे डिटेल को समझेंगे। आपको बाकी वीडियो से आपको पता चल गया होगा कि हमारी जो भी वीडियो आती है वो डिटेल में ही होता है, तो ये भी काफ़ी डिटेल में होंगे। इस वीडियो के बाद आपको किसी अन्य चीज़ों को और किसी अन्य वीडियो की देखने की आवश्यकता नहीं होगी। तो आप बने रहिए और इस वीडियो को आप पूरी डिटेल से समझ लीजिए कि कितनी वैकेंसी है, सिलेबस क्या है, भरने के दौरान क्या क्या लगने वाली है। इन सारे चीज़ों को हम इसमें देखेंगे। तो पहले मैं देख लेते हैं कि ये जो वैकेंसी आई है ये कितने सीटों के लिए आई है। तो यह वैकेंसी जो है वो कुल 935 सीटों के लिए आई हुई है। कितने सीटों के लिए है तो ध्यान रखेंगे कि ये जो कुल वैकेंसी आई हुई है ये 935 सीटों के लिए है, जिसमें कोटिवार सीटों की संख्या निम्नलिखित है। ये सीटों की संख्या क्या है तो देख लेंगे कि अनारक्षित के लिए जो यूआर है, अनरिजर्व्ड है, इसके लिए कुल सीटों की संख्या 374 है, जिसमें महिलाओं के लिए 131 आरक्षित है। आपको पता है कि बिहार में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण है और ये ध्यान रखेंगे कि ये जो आरक्षण है वो केवल बिहार के महिलाओं के लिए ही इसमें दिया गया है। तो इस बात को भी ध्यान में रखेंगे कि ये जो सीटें आरक्षित है ये केवल बिहार के महिलाओं के लिए, केवल बिहार के महिलाओं के लिए ध्यान रखेंगे। ईडब्ल्यूएस के लिए सीटों की जो संख्या है कुल 93 है, जिसमें महिलाओं के लिए 33 है। एससी के लिए 150 है, जिसमें महिलाओं के लिए आरक्षित 53 है। एसटी के लिए कुल 10 सीट है, जिसमें महिलाओं के लिए 4 आरक्षित हैं। अत्यंत पिछड़ा वर्ग जिसे ईबीसी कहते हैं, उसके लिए 168 सीट है, जिसमें महिलाओं के लिए 59 है। बीसी पिछड़ा वर्ग जिसके लिए कुल 112 सीट है, जिसमें महिलाओं के लिए कुल 39 सीट आरक्षित हैं और पिछड़े वर्ग के महिलाओं के लिए 28 सीट आरक्षित है। तो ये हमारी सीटों की संख्या है, जिसमें कुल सीटों की संख्या 935 है, जिसमें महिलाओं के लिए 319 आरक्षित सीटें हैं। चलो जी नेक्स्ट देखते हैं कि इसमें वेतन क्या होने वाली है। तो ध्यान रखेंगे कि ये जो जॉब है वो लेवल 5 की है। कितने की है ये लेवल स्तर 5 की है, जिसमें मूल वेतन जो है 29,200 होने वाली है। इसमें शैक्षणिक योग्यता क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है तो शैक्षणिक योग्यता जो है वो केवल स्नातक है कि किसी भी विश्वविद्यालय से केवल स्नातक पास हो। पहले आपने सुन रहे होंगे न्यूज में कि बीएड वगैरह को डालने वाले हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ध्यान रखेंगे कि केवल जो बैचलर हैं, जो भी आप किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी ऑनर्स में जो बैचलर किए हुए हैं, जो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से जो भी बैचलर हैं, स्नातक हैं, उन सभी लोग एलिजिबल है इस वैकेंसी के लिए। उम्र क्या रहने वाली है तो ध्यान रखेंगे कि न्यूनतम उम्र जो है 21 वर्ष है और अधिकतम उम्र की जो सीमा है अनारक्षित पुरुषों के लिए, जो यूआर के जो पुरुष है उसके लिए 37 वर्ष की है। कितने हैं 37 वर्ष, ध्यान रखेंगे। और पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष एवं महिला एवं अनारक्षित वर्ग की महिला, जो यूआर के जो महिला है उनके लिए जो आयु की सीमा है वो 40 वर्ष है। एवं अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पुरुष एवं महिला दोनों के लिए उम्र जो अधिकतम उम्र है वो 42 वर्ष की है। ध्यान रखेंगे इस बात को। नेक्स्ट आते हैं इसमें कितने पेपर होने वाली है, ध्यान रखेंगे। तो ये कुल 3 पेपर होंगे। कितने पेपर होंगे 3 पेपर होने वाली है। पेपर 1 है, पेपर 2 है और पेपर 3 होने। पेपर 1 जो है वो सामान्य भाषा की पेपर होंगे, जिसमें कुल 100 प्रश्न होंगे।
100 मार्क्स की होगी, जिसमें कुल अवधि 2 घंटे के दिए जाएंगे। ये जो पेपर 1 है ये 2 भाग में बटे हुए होंगे। भाग 1 जो सामान्य अंग्रेजी होंगे, जनरल इंग्लिश होंगे, और भाग 2 जो सामान्य हिंदी, जनरल हिंदी होंगे। यह क्वालिफाइंग होगा, जिसमें केवल आपको 30% मार्क्स दोनों सब्जेक्टों में लानी है। तो ध्यान रखेंगे जो पेपर 1 है क्वालिफाइंग है, जिसमें केवल लैंग्वेज की पेपर होंगे, जिसमें हिंदी और इंग्लिश है। इंग्लिश 30 मार्क्स के होंगे, हिंदी 70 मार्क्स के होंगे। ऑब्जेक्टिव होंगे, 100 प्रश्नों की संख्या 100 होगी, आपके मार्क्स 100 होगा, समय आपको 2 घंटे दिए जाएंगे। दूसरा जो पेपर है वो सामान्य अध्ययन की पेपर है, वह भी ऑब्जेक्टिव होंगे, इस बात को ध्यान रखेंगे। टोटल प्रश्नों की संख्या 100 होने वाली है और अंकों की संख्या जो मार्क्स है 100 होने वाली है। समय आपको 2 घंटा मिलने वाली है। जो तीसरा पेपर है वो सामान्य योग्यता की है, जनरल एप्टीट्यूड की है, वह भी वस्तुनिष्ठ होंगे, ऑब्जेक्टिव होंगे। प्रश्नों की संख्या 100 होगी, आपके जो कुल मार्क्स है वो 100 मार्क्स की होंगी, समय आपको 2 घंटे के दिए जाएंगे। अब हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या है। तो ध्यान रखेंगे जनरल आपकी जो सामान्य, आप पहले एक एक करके देख लेते हैं। इस सामान्य भाषा जो होंगे वो सामान्य भाषा की सिलेबस क्या रहने वाली है। तो देख लो कि सामान्य भाषा में आपको जनरली हिंदी ग्रामर होंगे और इंग्लिश ग्रामर होंगे। क्या होंगे? तो ध्यान रखेंगे सामान्य भाषा में सामान्यता क्या होंगे कि इंग्लिश में इंग्लिश ग्रामर पूछने वाली है और हिंदी में हिंदी ग्रामर को पूछने वाले हैं। तो इन चीज़ों का आप अध्ययन कर लेंगे इस बात को। दूसरा जो पेपर है सामान्य अध्ययन वाली, वो सामान्य अध्ययन में आपको सामान्य विज्ञान होने वाली है। राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व की जो समसामयिक घटनाएं हैं, मतलब करेंट अफेयर जो है वो करेंट अफेयर रहने वाली है। भारत का इतिहास रहने वाली है। बिहार की इतिहास की प्रमुख विशेषताएं रहने वाली है कि भारत के इतिहास में बिहार के इतिहास की क्या भूमिका रही है, उसका क्या विशेषताएं रही है, तो वहाँ से आने वाली है, मतलब बिहार के इतिहास से। सामान्य भूगोल होंगे, जिसमें बिहार के भी भूगोल शामिल होंगे। यहाँ तक कि महत्वपूर्ण नदियाँ, भारत की राज्य व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था, आज़ादी के पश्चात बिहार की अर्थव्यवस्था के प्रमुख परिवर्तन, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन जो बीपीएससी की मुख्य रहा भी है, आपका इंडियन नेशनल मूवमेंट जो है, तो वहाँ से क्वेश्चंस मैक्सिमम बनते भी हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें बिहार का योगदान को जांचने वाले प्रश्न भी होंगे कि हमारे राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार की क्या भूमिका रहे हैं। तो आप ओवरऑल कर सकते हैं कि ये जो हम जितने भी पढ़ेंगे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, तो इंडियन ज्योग्राफी प्लस में बिहार को भी पढ़ेंगे, इंडियन हिस्ट्री प्लस में बिहार की हिस्ट्री पढ़ेंगे, आपका इंडियन पॉलिटी प्लस बिहार की पॉलिटी पढ़ेंगे, इंडियन इकोनॉमी प्लस बिहार की इकोनॉमी को अध्ययन करेंगे। तो ध्यान रखेंगे कि ये जो सामान्य अध्ययन की पेपर है उसमें मुझे दोनों की पढ़ने की जरूरत है, इंडिया प्लस बिहार को ध्यान में रख करके हम अध्ययन को करेंगे। सामान्य योग्यता में जब हम आते हैं तो सामान्य योग्यता का मतलब होता है दोनों चीज़ें, मैथ्स और रीजनिंग दोनों आ जाएंगे इसमें, जिसमें आपके जनरल एप्टीट्यूड में क्या आ जाएंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी और रीजनिंग भी शामिल होंगे। तो मुझे इसमें मुख्य रूप से जो पढ़ना है सामान्य योग्यता में मैथ और रीजनिंग को, जिसमें सिलेबस हमारा क्या होने वाली है, तो संख्या पद्धति से संबंधित प्रश्न होंगे, मतलब जो आपकी नंबर सिस्टम है उससे होंगे प्रश्न। पूर्ण संख्याओं का अविकलन होंगे, दशमलव होंगे, भिन्न होंगे, संख्याओं के बीच परस्पर संबंध होंगे, मूल अंक, गणित की संक्रियाएं होंगे, प्रतिशत होंगे, अनुपात होंगे, समानुपात होंगे, औसत होंगे, ब्याज होंगे, लाभ होंगे, हानि होंगे, सदृश, सामान्यता, भिन्नता, स्थान कल्पना इत्यादि। तो मैं इसे सामान्य शब्दों में कहूँ कि सामान्य योग्यता में जो हमें होने वाली है वो क्या रहेंगे, तो ध्यान रखेंगे कि मैथ्स होंगे और रीजनिंग होने वाली है, मैथ्स और प्लस रीजनिंग की पेपर होंगे। तो ये ध्यान रखेंगे कि सामान्य भाषा 100 नंबर, सामान्य अध्ययन 100 नंबर जिसमें पूरी जीके जीएस है, और सामान्य योग्यता में मैथ्स और रीजनिंग होने वाली है। चलो जी, ध्यान रखेंगे कि ये जो मेगा सूची तैयार किए जाएंगे वो मेगा सूची आपके जो लिखित परीक्षा 2 और 3, जो पेपर 2 और 3 जो हमने बताया, सामान्य अध्ययन की पेपर और सामान्य आपके जनरल एप्टीट्यूड की पेपर, तो उसमें जो मार्क्स आएंगे उस मार्क्स पे मेगा सूची तैयार किए जाएंगे। तो ध्यान रखेंगे मेगा सूची जो तैयार होगी वो लिखित पेपर परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर होंगे, लेकिन उसमें सूची में तैयार होने से पहले ध्यान रखेंगे कि आपको पेपर फर्स्ट जो है भाषा की पेपर है उसमें क्वालिफाई करना अनिवार्य है। अगर आप
क्वालिफाई नहीं करते हैं तो आपको जो सेकेंड और थर्ड जो पेपर आपकी है सामान्य अध्ययन के पेपर और जनरल एप्टीट्यूड की पेपर उसकी जांच नहीं होगी। अगला अगर इसमें अगर आप देखेंगे कि मेगा सूची की जो अंतिम चयन होगी उस चयन की बारीकी को भी दिया हुआ है कि किस प्रकार से चयन किए जाएंगे। तो इसमें जो चयन होंगे ध्यान रखोगे कि अगर मान लो किसी की मार्क्स समान आ जाता है कि अगर मान लो मार्क्स जो है दो व्यक्ति की सामान्य आ जाता है तो सामान्य मार्क्स आने की स्थिति में क्या होगी कि ये चेक किया जाएगा कि जिसका नंबर जनरल स्टडी में अधिक होगा, क्लियर है, उस व्यक्ति को चयन किया जाएगा। कि अगर मान लो दो व्यक्ति की मार्क्स समान आ गया, मान लेते हैं कि 120 आ गया है, दो व्यक्ति की मार्क्स समान है, तो वैसे स्थिति में जीएस में जिसका ज़्यादा नंबर होगा उसकी सिलेक्शन होगी। अगर मान लेते हैं कि दोनों का स्थिति सेम बन गया कि अब जीएस में ही दोनों का सामान्य नंबर आ गया, अगर ऐसा स्थिति बन जाते हैं तब फिर आपकी एज को देखा जाएगा कि जिसकी एज दोनों में ज़्यादा होगा उसको क्वालिफाई किया जाएगा। और अगर मान लेते हैं कि अगर दोनों की एज भी सामान्य हो जाता है तो वैसे स्थिति में कई बार अल्फ़ाबेट को सिलेक्ट किया जाता है कि आपकी नाम की अल्फ़ाबेट क्या है। तो इस प्रकार से आपकी मेगा सूची को तैयार किया जाता है। चलो जी नेक्स्ट आते हैं कि इसमें लगने वाली क्या क्या है। तो ध्यान रखेंगे कि जो भी स्टूडेंट आरक्षण की दावा करेंगे, जो भी आरक्षण के लाभ लेंगे उसके लिए क्या है कि आपको जैसे ईडब्ल्यूएस वाले हैं तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनाना होगा, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट लेनी होगी। ओबीसी के लिए ओबीसी एनसीएल जो नॉन क्रीमी है वो सर्टिफिकेट बनवाना होगा, तो ध्यान रखेंगे। और एससी एसटी के लिए जो है एससी और एसटी के लिए क्या करनी है कि उसको आपकी कास्ट सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र प्लस निवास प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र देना होगा। इस बात को ध्यान रखेंगे कि क्या क्या लगने वाली है आपको फॉर्म भरने के दौरान। तो ये यूडब्ल्यूएस वाले के लिए यूडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, ओबीसी वाले के लिए ओबीसी नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट और एससी और एसटी कैटेगरी वालों के लिए केवल जाति और निवास प्रमाण पत्र को रखना होगा। महिलाएं विशेष करके ध्यान देंगे कि इसमें क्या लगने वाली है महिलाओं के लिए। तो जो भी महिलाएं आरक्षण की लाभ लेना चाहते हैं उसके लिए क्या करना होगा कि ये जो सर्टिफिकेट आप बनाएंगे, आरक्षण की जो दावा करने वाली महिलाएं हैं और स्पेशली जो विवाहित महिलाएं हैं, ध्यान रखेंगे कि जो विवाहित महिलाएं हैं उसके लिए है कि जो जाति, स्थायी निवास एवं क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र जो होंगे उनके पिता के नाम एवं पिता के स्थायी पते से निर्गत होना चाहिए, न कि उनके पति के नाम एवं पते पर। तो इस बात को ध्यान में रखेंगे कि जो भी विवाहित महिलाएं हैं वो जो अपना कास्ट बनाएंगे, अपना स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनाएंगे या एनसीएल बनाएंगे, क्लियर है, तो ध्यान रखेंगे या ईडब्ल्यूएस बनवाएंगे तो ध्यान रखेंगे कि ये सारे सर्टिफिकेट अपने पिता के नाम पे और अपने पिता के स्थायी पते पे के नाम पर ही क्या करना है, बनवानी है, ना कि अपने पति के नाम और पते पे। तो इस बात को विशेष ध्यान रखेंगे स्पेशली महिलाएं कि अपने पति के नाम पर नहीं बनानी है, पिता के नाम पर ही और इसका स्थायी पता पे ही बनाना है। तो मैं आशा करता हूँ कि क्लियर है, यहाँ तक हो चुका है। अब इसमें अगर आप आएंगे तो इसके जो फॉर्म है इसमें क्या क्या लगने वाले हैं इस बातों को दिया हुआ है कि क्या क्या फॉर्म में लगने वाली है, किस प्रकार के कौन कौन से स्टेप हैं, तो ये स्टेप दिया हुआ है, ध्यान रखेंगे। तो इस बात को एक बार स्टेप आप देख लेंगे कि इसमें कौन कौन सी स्टेप लगने वाली है। चलो जी, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको सारी डाउट क्लियर हो चुका होगा। ये जो फॉर्म फिलअप होंगे वो 27 अगस्त से होने वाली है। कब से होने वाली है तो इस बात को ध्यान रखेंगे, 27 अगस्त से ये फॉर्म फिलअप होने वाली है। तो आप लोग सभी इस फॉर्म को फिलअप करिए क्योंकि एक ही एग्ज़ाम ही है, इसमें मात्र एक ही एग्ज़ाम है, एक ही एग्ज़ाम है, ध्यान रखेंगे इस बात को। और इसी के बाद आपको मेगा सूची तैयार किया जाएगा। तो थैंक यू।